है ना। तो सेल्स का जो मास एक गुच्छा बन जाता है, उस लंप को, उस गुच्छे को हम लोग कहते हैं क्या है, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूमर। ठीक है। अब देखो वो सेल्स कैसे हमें हार्म करती है, दो तरह से वो सेल्स हमें हार्म करती है। एक तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर जो सेल्स होती हैं, तो वो सेल्स आसपास की जितनी सारी सेल्स होती हैं उनसे कॉम्पीट करती हैं, किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पीट करना शुरू करती हैं। जब वो न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट करती हैं तो अगल बगल की जो सेल्स होती हैं उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जितना न्यूट्रिशन वो सेल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो भी बंदा होता है उसका वो ऑर्गन, उसका वो पार्ट धीरे धीरे वीक होता जाता है। प्लस जब कैंसर की बड़ी सी सेल्स का गुच्छा बन जाता है जिसको कि हमने ट्यूमर कहा, वो सब कैंसरस सेल्स एक बैड प्रोटीन या हार्मफुल प्रोटीन या यूं कहें टॉक्सिक प्रोटीन सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। वो जो प्रोटीन का पार्ट है वो पूरी बॉडी में हमारे फैलता रहता है ना। वो जो पूरी बॉडी में फैलता है, तो उसके फैलने की वजह से हमारे बॉडी के जितने सारे फंक्शंस है वो क्या हो जाते हैं, वो सब डिसरप्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो उन बॉडी के फंक्शंस के डिसरप्ट हो जाने की वजह से, है ना, किसी भी बंदे की डेथ हो जाती है। अब कैंसर दो तरह का होता है। तो मैंने आपसे कहा कि जो सेल्स अनकंट्रोल डिवाइड करती हैं, एक मिनट मैं, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में जो डिवीजन होता है वो कंट्रोल्ड होता है ना। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने की वजह से जो इस तरह से बॉडी के मास ये सेल्स बन गया, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप ट्यूमर कहते हैं। हाँ। अब क्या होता है, कैंसर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो बिनाइन होते हैं। ठीक है। बिनाइन, बिनाइन जो होते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, एट सेम प्लेस, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बंदे के हाथ में अगर बिनाइन कैंसर है और उस हिस्से को कट करके अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, तो उस बंदे को बाकी बॉडी के पार्ट में कैंसर नहीं फैलेगा, है ना। उसको इरेज किया जा सकता है, इस बंदे को बचाया जाता है। दूसरा होता है, उस उसे हम लोग बोलते हैं एक बिनाइन होता है, और क्या होता है, दूसरे वाले को बोलते हैं, क्या कहते हैं दूसरे वाले को, हम्म, अरे अभी दिमाग में था, अभी हो गया, बिनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में क्या होता है कि मैलिग्नेंट में जैसे कैंसर का ट्यूमर हुआ, तो ट्यूमर से छोटे छोटे जो सेल के टुकड़े होते हैं, टिश्यूज के टुकड़े होते हैं, वो टूट करके निकलने लगते हैं। निकल करके ब्लड स्ट्रीम से दूसरी जगहों पे पहुंचने लगते हैं, और जहां पे पार्ट पे पहुंचते हैं वहां भी कैंसर क्रिएट कर देते हैं। जब इससे लूज पार्ट रिलीज होकर के बाहर की तरफ ब्लड में आने लगे, उसको हम, उस स्टेज को हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं, याद रखना। मेटास्टेसिस, जैसे लोग बोलते हैं कैंसर की उनको लास्ट स्टेज थी, तो समझो वो मेटास्टेसिस वाली स्टेज थी। मेटास्टेसिस में ये मैलिग्नेंट वाले में होता है। तो मैलिग्नेंट वाला ज्यादा खतरनाक होता है, कि जहां जहां ये टुकड़े फ्रेगमेंट टूटेंगे वहां वहां कैंसर और फैल जाएगा। तो मेटास्टेसिस वाले को बचा, मेटास्टेसिस स्टेज में बंदे को बचा पाना पॉसिबल ही नहीं होता है। मैलिग्नेंट वाले में अगर इनिशियल स्टेज में पता लग जाए तो उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है, और इस तरह से हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। समझ आ गया। यस सर। ठीक है। दोनों टाइप जरूर याद रखना, बिनाइन और मैलिग्नेंट, है ना। ओके सर। BENIGN, है ना, बिनाइन, बिनाइन और मैलिग्नेंट। और बताओ भाई, और कोई डाउट किसी को। सर एक बार एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर बता दीजिए। एंटीबॉडी का बाबू स्ट्रक्चर और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप याद रखना, मैंने लास्ट टाइम इन लोगों को भी बोला हुआ था। एंटीबॉडी का ये वाला जो डायग्राम है, रुको, देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम याद रखना, ये पिछली बार भी पूछा गया था। देखो ये ऊपर, ये एक्चुअल में ये वैसे तो मतलब फ्रेम डायग्राम है, ऐसे जस्ट बनाया गया है, इस तरह की होती नहीं है ना। तो इसलिए इसको कार्टून डायग्राम भी कई बार बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वेरिएबल, मतलब ये एक हर एंटीबॉडी में चेंज होता रहता है। ठीक है। इसको हम वेरिएबल पार्ट बोलते हैं। वेरिएबल पार्ट जो होता है ये बना होता है किससे, लाइट प्रोटीन से, है ना। तो ये लाइट प्रोटीन से बना होता है, तो इसलिए लाइट प्रोटीन के दो पार्ट होते हैं, इसीलिए इनको L2 और H2 भी कहा जाता है, L2H2, है ना। ये नीचे वाले जो कंपोनेंट होते हैं, देखो ये हैवी चेन से बने होते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं लाइट चेन से बने होते हैं। तो दो लाइट चेन से बने हुए कंपोनेंट, दो हैवी चेन से, इसलिए इसको L2H2 कहा जाता है ना, L2H2। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को ट्रैप करने का काम करती है। ठीक है। यहाँ पर ये नीचे वाला कांस्टेंट पोर्शन है, ये फिक्स होता है, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये चेंज होता है। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है। काम क्या करती है ये तो तुम्हें पता ही होगा, पता है ना।
यस सर, वो एंटीजन को बाइंड करके रख। हाँ हाँ। और बताओ भाई, इस वाले चैप्टर में देखो और किसी को कोई भी डाउट? और कौन कौन है? शरीन, कोई डाउट डिजीज वाले चैप्टर में? नो सर। कोई डाउट नहीं? सर इसमें जो हैवी चेन है ये सब में सेम ही होता है ना? हाँ, हैवी चेन सेम होता है और ऊपर वाला पार्ट जो टैप करने वाला पार्ट होता है वो डिफरेंट। ओके। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, देखो जैसे अब मैं इसमें बता देता हूँ, अब आप नोट करते जाओ, है ना? इसमें कौन से क्वेश्चंस है मेरे पास, ये भी है क्वेश्चन बैंक भी है इसमें। मैं मतलब मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन से पार्ट है, जो कौन कौन से क्वेश्चन है जो हॉट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? एक तो ये एंटीबॉडी वाला, ये डायग्राम में पिछली बार प्लेस क्लास में भी आपको बोला था, इसको बिल्कुल से याद रखना है ना? तो इसको 100% आप याद रखेंगे। और दूसरा, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, टाइफाइड किससे होता है ना? कॉमन कोल्ड किससे होता है? निमोनिया किससे होता है? ठीक है, ये आप याद रखेंगे, राइट? इम्यून, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने टाइप के इम्यून सिस्टम होते हैं, है ना? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है? एंटीबॉडी का ये वाला स्ट्रक्चर ये आप याद रखेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस में एड्स, है ना? HIV, HIV बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HIV पूछा जा सकता है। HIV क्या होता है? कैंसरस सेल, जैसे इन्होंने थोड़ी देर पहले पूछा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखो 3 बार एक क्वेश्चन आया है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना? ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। और जैसे राइट द सिम्टम एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, है ना? ये क्वेश्चन 4 बार करीब पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज पे। मलेरिया वाला शॉर्ट में भी आया है, लॉन्ग में भी आया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ, एक और ये वाला क्वेश्चन भी, ऑल ह्यूमन बीइंग हैव अ सेलुलर ऑन्कोजीन बट ओनली फ्यू सफर फ्रॉम द कैंसर डिजीज, गिव द रीजन। हाउ द मैलिग्नेंट ट्यूमर डिफर फ्रॉम द हाउ द मैलिग्नेंट ट्यूमर डिफर फ्रॉम द बिनाइन ट्यूमर, 2010 में क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, बताओ भाई, ये तो मैंने बता दिया, हाउ द मैलिग्नेंट डिफर फ्रॉम। एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहला पार्ट है 5 मार्क का क्वेश्चन है, पहला पार्ट आप बताएंगे, ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव सेलुलर ऑन्कोजीन बट फ्यू सफर फ्रॉम कैंसर डिजीज। शरीन बताओ, क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखो आप लोग कह रहे हो डाउट नहीं, बताओ भाई। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन है कि ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव सेलुलर ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन but only few suffer from cancer, give the reason। अरे लास्ट क्लास में कैंसर पढ़ाया था भाई, ऐसे मत बोलो। आर्यन, एनी आइडिया? इंसिया? नो सर। देखो, तो क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, ऑल द ह्यूमन बीइंग, अब ऐसे फंस जाओगे तो काम नहीं बनेगा भाई। ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव सेलुलर ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन, इसका मतलब आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, रिवीजन ध्यान से नहीं कर रहे तो हो। क्योंकि जिसके ऑन्कोजीन्स एक्टिव होंगे उसी को कैंसर होता है। राइट, बस यही तो एक्सप्लेन करना है, लास्ट क्लास वालों ने डिस्कस किया था ना। बट ओनली फ्यू सफर फ्रॉम कैंसर, है ना? तो बस यही कहना है। तो मैंने आपको बताया था, हम सब की बॉडी में एक जीन पाया जाता है, हम सब की बॉडी में एक जीन पाया जाता है, उसको कहते हैं ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन जो होता है, यही वो जीन है जो कि कैंसर जीन कहलाता है। सॉरी, नॉट ऑन्को, ऑन्कोजीन, ऑन्को, ऑन्कोजीन, है ना? ऑन्कोजीन जो होता है ये कैंसर जीन है, ठीक है, कैंसर का जीन है। लेकिन क्या करता है,
ये हमारी बॉडी में डॉर्मेंट सिचुएशन में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? सोया हुआ रहता है, मतलब कि डॉर्मेंट सिचुएशन में पाया जाता है। अब ये डॉर्मेंट स्टेट में पाया जाता है, लेकिन इस डॉर्मेंट स्टेट का क्या मतलब हुआ? इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है ना? तो मतलब किसी काम का नहीं। ऐसे बहुत सारे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने पढ़ा था, हमने आपने कि हमारे 90% से ज्यादा जीन तो डॉर्मेंट कंडीशन में, बंद है, ऑफ है, स्विच ऑफ कंडीशन में, है ना? वेरी फ्यू पार्ट ऑफ द जीन्स आर वर्किंग। यही पढ़ा था हम लोगों ने, याद है? तो उन्हीं में से एक जीन ये बिल्कुल। ऑन्कोजीन जब तक डोरमेंट है तब तक कुछ नहीं। अब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस, है ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे एक्सरेज हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, है ना? और क्या हो गया? बहुत सारी चीजें होती है, एक्सरेज हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, है ना? लेड हो गया, है ना? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये सब क्या करते हैं, ये जितने भी सब्सटेंस हैं, दे एक्टिवेट ऑन्कोजीन, एक्टिवेट ऑन्कोजीन। अब जब ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना, ऑन्कोजीन के एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, इट स्टार्ट अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। तो हम सबकी बॉडी में पाया जाता है, और जिससे क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ट्यूमर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है, क्वेश्चन कह रहा है ऑल द ह्यूमन बीइंग हैव सेलुलर ऑन्कोजीन। हर बंदे के शरीर में, हर सेल में ऑन्कोजीन मौजूद है, लेकिन कैंसर थोड़े लोगों को होता है। तो भाई आपको लिखना है कि द कैंसर टेक्स प्लेस ओनली ऑन इन दोज पीपल वेयर द ऑन्कोजीन बिकम्स एक्टिवेटेड with due to any type of the activator। ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भाई साहब कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। ऐसी कोई भी चीज जो कैंसर के जीन को एक्टिवेट कर दे, ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर दे, उन्हें कार्सिनोजन या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो आपको कहना होगा दोज पीपल हु आर डायरेक्टली इन द कांटेक्ट विद the carcinogenous substances, oncogenes become active only in those people, else it remains in dormant situation. That's why oncogenes only get activated or cancer takes place only in those people who are exposed to the carcinogens, right? यही लिखना था, इसी कहानी को पूरा सब्सटीट्यूट करना, एक लाइन में एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। बोलो समझ आया? यस सर। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है? चलो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको, 2010 में पूछा गया है। और कैंसर से, मलेरिया से, इनसे खूब क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इसलिए आप इनको प्रिपेयर रखिएगा, ठीक भाई? मेटास्टेसिस से भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन, तो घूम घुमा कर क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन और बताना, ठीक है? तीनों लोग ध्यान सुनना, अभी बड़ा क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा। अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मॉर्फिन एज सेडेटिव एंड पेन किलर टू योर कजिन हु हैड अंडरगोन सर्जरी। ठीक है, डॉक्टर ने आपके कजिन को मॉर्फिन दिया है जो कि एक सेडेटिव है ना, और
पेन किलर भी है ना। क्यों? क्योंकि वो सर्जरी उसकी सर्जरी की गई। इवन आफ्टर रिकवरी ही क्रेव्ड फॉर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। ठीक है, व्हाट यू कंक्लूड about the condition? Had he continued with the same medication after appraising yourself, what measures you will suggest him to overcome with this problem? Briefly explain. क्या लिखोगे? बताओ भाई, इनसे क्या होना चाहिए इसका आंसर? बोलो भाई, क्या लिखोगे इसका आंसर? बोलो बोलो, जल्दी बताओ। बताओ भाई। सर इसमें हाँ बताना श्री, क्या है क्वेश्चन बोलो में? बेटा। हाँ बोलो। मतलब बताना क्या है उसको? आप वही तो बताओ, क्वेश्चन का आंसर है मतलब। मतलब सर क्वेश्चन क्या देखो, है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके एक कजिन की सर्जरी हुई, उसको मॉर्फिन दिया जा रहा है एज ए पेन किलर और एज ए सेडेटिव, जिससे उसको नींद आ जाए, है ना। दर्द की वजह से उसको नींद तो आएगी नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, दर्द कम करने के लिए और उसको नींद आ जाने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया। अब क्या हुआ, जब वो ठीक हो गया तब भी उसको क्रेविंग होती है, किसकी? मॉर्फिन की क्रेविंग होती है, वो मेडिकेशन की क्रेविंग होती है। अब आप उस अपने कजिन को क्या सजेस्ट करोगे? सर कुछ ऐसा सजेस्ट करेंगे ना जिससे उसका दिमाग ही ना जाए वहाँ पे, योगा या बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल करिकुलर एक्टिविटी। सिंपल। पहले तो आप कहोगे कि आप आई विल कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड आई विल से दैट चेंज सम मेडिसिन, राइट। अगर मेडिकेशन खत्म हो गया है, आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू कन्विंस हिम और हर that she or he is feeling craving because of the morphine is an addictive kind of the drug, है ना। और उसको मॉर्फिन के बारे में बताएंगे, मॉर्फिन के उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं वो हम उसको बताएंगे, है ना। और उससे कम आउट होने के लिए उसको क्या बोलेंगे, जैसे योगा करने के लिए, दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट के कोई प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए। मतलब स्काई इज ओपन फॉर दीज आर ओपन एंडेड। योगा। हाँ बिल्कुल, है ना। तो आप उससे क्या ऐसे कर सकते हो, समझ आया। और आप ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग द क्रेविंग ऑफ मॉर्फिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट हिम और हर टू टेक कॉफी, है कि नहीं। क्वेश्चंस ऐसे, ये क्वेश्चन ये 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी 15 में आया है, 17 में भी आया है ना, इसके पहले भी आ चुका है। ठीक, क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है, सुना। योर क्लासमेट कंप्लेन ऑफ हेडेक एंड कफ। ध्यान सुनना, योर क्लासमेट कंप्लेन of headache and cough. The doctor confirmed that suffering from the pneumonia and not common cold. On what basis certain symptoms? On the basis of certain symptoms. Sorry. List these symptoms. Mention any 2 type of the precautions he followed to prevent the spread the disease. है ना। तो भाई तैयार नहीं क्वेश्चन पेपर अभी। निमोनिया के सिम्टम क्या होते हैं? फीवर आना, है ना, चिल आना, लिप्स का ग्रे एंड ब्लू हो जाना, ठीक है, और फिंगर के नेल्स का ब्लू एंड ग्रे हो जाना, ये इसके फंक्शन है ना। ठीक है, नेजल कंजेशन है ना, नेजल कंजेशन है, सोर थ्रोट है ना, हॉर्सनेस है, ठीक है। ये उसमें नहीं है तो कॉमन कोल्ड नहीं है। कॉमन कोल्ड में क्या होता है? सोर थ्रोट होता है, नजल कंजेशन होता है ना। तो ये नहीं है तो इसका मतलब कोल्ड नहीं है। और ये सिम्टम जो मैंने बताया, नेल्स वाला है, ब्लू लिप्स हो जाना, ये सिम्टम है, इसका मतलब क्या है? निमोनिया है। तो क्या करेंगे, मतलब जैसे
उससे बोलेंगे कि अपने आप को बाकी लोगों से थोड़ा सा मतलब सेपरेट करके रखें, हाइजीनिसिटी से रहें, है ना, उसके यूटेंसिल्स वगैरह बाकी जो चीजें हैं उनको बाकी लोग ना यूज करें, है ना, ये उसको प्रिवेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, समझ आया नहीं आया? पढ़ाई कीजिए भाई, मैं इसका टेस्ट दूंगा आप लोगों को, है ना, ऐसे ही टेस्ट बना के दूंगा। ठीक है मैं देने वाला था फिर मुझे लगा न्यू ईयर है इसलिए मैंने नहीं दिया, है ना, अदरवाइज पता लगा 31st को आपके पास टेस्ट पहुंच जाता। लेकिन मैं डिजीज वाला चैप्टर का टेस्ट दूंगा। ठीक है भाई, और देखो जल्दी से। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, सेम टू यू बेटा, सेम टू एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। और आई विश टू गॉड दैट यू ऑल बिकम डॉक्टर, है ना, जिससे मुझे फ्यूचर में फीस ना देनी पड़े डॉक्टर लोगों को। ठीक है, तो आप लोग आप में से जो जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आई विश कि नेक्स्ट ईयर जब नीट का एग्जाम हो तो आपको कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत ना पड़े, आप लोग बिल्कुल क्लियर कर दें। थोड़ी मेहनत करते रहो बढ़िया से, ईमानदारी से, है ना, बढ़िया से मेहनत करो, और फिजिक्स भी लगाओ, है ना। और ठीक है, तो अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ये एक मिनट और देखना, ये तो नहीं है ना, ये चैप्टर तो है नहीं, ये तो कट गया ना, स्ट्रेटेजिक एनहांसमेंट ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन। यस सर। ठीक है, तो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन बैंक सबने ले लिया, बताओ, आर्यन, इंशिया। सर अभी लेना है। ले लो बेटा, आप देर ना करो, मतलब नाउ यू आर रनिंग शॉर्ट विद द टाइम। यस सर। है ना श्री, क्या सर? क्वेश्चन बैंक बेटा, क्वेश्चन बैंक कोई सभी। ठीक है, नहीं सर अभी तो एग्जाम नहीं। आइडिया ले लो, मेरे पास 3-4 है अच्छा हाँ। है ना, लेकिन मेरे पास 3-4 है ना, कुछ लोग बोलेंगे एबीसी ले लो, और एक कौन सा और आता है एबीसी, एक और बताओ कोई, एक ऐसे और आता है, मैं नाम भूल गया उसका यार। तो दिनेश कैसे है? कौन सा? दिनेश। दिनेश तो यार आउटडेटेड, उसको बिल्कुल मत करना, है ना। दिनेश की मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास पूरी सीरीज रखी है दिनेश की, मतलब मेरे पास करीब 15-16 बुक है, वो एमसीक्यू और नीट वीट के लिए मेरे पास करीब 15-16 नई बुक्स है ना। दिनेश से इवन सोचो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जब बना के देता हूँ, मैं दिनेश यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, दिनेश मतलब मेरे टाइम पे व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, उस जमाने पे दिनेश हो गया, और एक और आता प्रदीप करके आता है, पीएनबी, प्रदीप न्यूमेरिकल बैंक करके आता था, पीएनबी आता था। तो प्रदीप आता था, दिनेश आता था, ये सब बड़े टॉप के पब्लिशर हुआ करते थे। यूनिक हो गया, यूनिक वाला, ये भी टॉप के पब्लिशर हुआ करते थे। आज की डेट में देखो, जैसे सिंगेज हो गया, अरिहंत हो गया, एमटीजी वालों का भी ठीक ठाक है, फिंगर टिप जरूर लेना, ठीक है ना, सबको मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे यस सर, एग्जाम मेरे पास है ना, बढ़िया बुक यस है सर। ना, यस सर, बहुत अच्छा है। फिंगर टिप, ठीक है, सबके पास होनी चाहिए बिना किसी डबल थॉट के। और एग्जाम आइडिया लेना, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोई और ले लो, कोई और ले लो, आप मत लेना, मेरे पास एग्जाम आइडिया, देखो मैं अभी भी आपको उसी से नाम दिखाता हूँ, ये देखो, है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखो अब दिख रहा होगा, हाँ हाँ, दिखा थोड़ा थोड़ा यस सर। यस कैमरे में, देखो दिख जाए भाई, ये देखो ऐसा दिखता है ना। अब रेड वाला आ गया है, ये हरा वाला है, दिख रहा है ना, एग्जाम आइडिया इस तरह का। तो अब क्या हो गया, ये देखो अब दिख रहा होगा, तो ये नया वाला है ठीक है, टर्म 2 का। नहीं बेटा, ये पुराना वाला है, अब नया जो आता है वो ऑरेंज कलर का है, और नया को आ गया हो ना इस साल, मतलब बिल्कुल रिसेंटली 1-2 महीने पहले, इसके पहले वाला ऑरेंज वाला, ऑरेंज कलर का है, ठीक, दिखेगा बिल्कुल एक ही जैसे, ऐसे ही। और एक और खास बताऊं, अब जो नया वाला आया उसमें, इसमें कलर्ड पेजेस, मतलब इसके पेज कलर्ड हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हो, ग्रीन कलर से कलर्ड पेज है, लेकिन जो अब दूसरा वाला आया है ना, उसमें जो पेजेस हैं वो उसमें डायग्राम वगैरह भी कलर्ड डायग्राम दे रखे हैं, बढ़िया है, तो ये लेना अच्छा है, मुझे बहुत सही लगा। और मैं बच्चों को देखो, मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ, और बोर्ड में भी बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, मतलब मैं यही करवाता हूँ, बोर्ड के लिए भी पूरा पढ़ा दिया, नीट और बोर्ड के लिए, फिर बोर्ड के लिए यही करवाता हूँ, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, इसको लो, इसके सब क्वेश्चंस पढ़ जा लो, जो टफ क्वेश्चन उनको टिक कर लो, ठीक है ना, दोबारा दोबारा से उनको पढ़ो, और देखो पढ़ने से भाई साहब कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बढ़िया मन से लिखो, ठीक है, क्वेश्चन मैं जो भी दूंगा आपको वो आपको लिख के मुझे वापस करना है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट किया जाए, ये स्टार्ट कर देते हैं, है ना, लेकिन अभी मुझे सेटिस्फेक्शन मिला नहीं इस चैप्टर के लिए, ठीक है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू लाइक गो थ्रू विद दिस चैप्टर थॉरोली, एकदम बिल्कुल रट डालो, टिप पे होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है भाई। यस सब सर। लोग से मैं दोबारा पूछूंगा, है ना, फिर से पूछूंगा, मैं मानूंगा नहीं अभी, यस सर।
मैं Yes, sir. चैप्टर ओके सर। एकदम, आई वांट ऑल द चैप्टर्स ऑन योर टिप, ऑन योर टिप्स। पूछो और एकदम खड़ाक से जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और चीज है, ड्रग एक्शन करके जो डायग्राम है वो भी आप याद रखें, ड्रग एक्शन वाला है ना। ड्रग एक्शन वाला देखो सेम डायग्राम मैंने आपको उसमें ही बताया था। जो वो थ्योरी नहीं थी, कौन सी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में याद आया? अरे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताया नहीं था, कैसे नर्व एक्शन होता है, कैल्शियम के ग्रैन्यूल्स कैसे नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफी दिन से आया नहीं है। ये देखो, याद है ना, नर्व सिग्नल आते हैं, ये कैल्शियम एब्जॉर्ब, ईसीएफ से कैल्शियम एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, तो ये वेसाइकिल नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। वेसाइकिल में क्या भरा है? एसिटिल कोलिन। अरे याद करो यार, मैंने तुमको वो दिया है जो मेरे पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का 11th में, याद है कि नहीं याद है? बोलो बच्चे लोगो, बोलो बोलो बोलो। अरे प्रभु कुछ हाँ ना तो बोलोगे। रुको दिखाता हूँ मैं, मुझे एक और फोल्डर खोलना पड़ेगा, रुको 11th वाला दिखाता हूँ, रुको। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, आर्यन तुम तो थे ना लास्ट ईयर हमारे साथ में? यस सर, लेकिन मैंने उतने क्लासेस अटेंड नहीं किए थे। अच्छा रुको अभी दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाले का। देखो ये वाला डायग्राम देखना, ये तो सब, ये तो उसका स्ट्रक्चर है। ये देखो याद है, ये देखो ये है ना स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मैंने बताया था कि ये ऊपर से नर्व इम्पल्स आती, समझो ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया गया है, मानो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ड्रग एक्शन भी ऐसे ही होता है, ऊपर से इम्पल्स आती है, ये बाहर की तरफ जो भरा हुआ है एक क्या है, ये ईसीएफ है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ईसीएफ से क्या करता है, कैल्शियम अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है सिग्नल आते ही, उससे क्या होता है, ये वेसाइकिल है, वेसाइकिल के अंदर क्या भरा है, एसिटिल कोलिन भरा हुआ है, ये एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटिल कोलिन की वेसाइकिल नीचे की तरफ मूव करती है और बस्ट हो जाती है। देखो फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर डाला मैंने, लिखा हुआ है बस्ट, एसिटिल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर, वेसाइकिल बस्ट एंड रिलीज द ट्रांसमीटर ड्यू टू एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कहां पे, जो बाहर से भरा हुआ है। क्लियर? Yes, sir. फिर ये एसिटिल कोलिन क्या करता है, ये एसिटिल कोलिन चला जाता है दूसरे वाले सेल में, दूसरे वाले सेल के जो रिसेप्टर होते हैं उसको रिसीव कर लेते हैं और अगले वाले पे इंपल्स चली जाती है। ड्रग्स भी ऐसे काम करता है। क्लियर? ये तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये यस तो आपने पढ़ा ही होगा है ना। लेकिन नीट के लिए सब चाहिए होगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले इसमें समझा रहा था, यही तो मैं बता रहा था, ये देखो, ठीक है, न्यूरॉन्स है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये साइनेप्स होता है, यहाँ पे एक न्यूरॉन से ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये देखो नीचे की तरफ आते हैं, एसिटिलकोलिन दूसरे के रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं, सिग्नल एक से दूसरे में चला जाता है। इस तरह का ड्रग सेक्शन। चलो आगे आते हैं, स्ट्रेटजी वाला है नहीं। बायोटेक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बायोटेक वाले में एक एक करके समझ में आते हैं, एक एक करके आते हैं। चलो बायोटेक वाला पार्ट खोलो, जल्दी से ओपन करो। ठीक है, बायोटेक वाला पार्ट चलो जल्दी से ओपन करो, है ना। और देखो किसी को जहां जहां पे डाउट हो पूछो, जहां जहां पे डाउट हो पूछिए।
कोई डाउट नहीं किसी को? पढ़ाई 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 करो। चलो मैं पूछता जाता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताइए। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बढ़िया से करो तुम लोग, दूसरे बैच वाले बच्चे एकदम बढ़िया से कर रहे हैं, वो 5:30 वाले, समझे ना? जल्दी जल्दी जवाब दो। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, बोलो भाई। आर्यन बताओ। इंशिया बोलो बेटा। शरीन बताओ बेटा, जल्दी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक, पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये दो क्या है, बायोटेक के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। समझ आया? ये दोनों बायोटेक के प्रिंसिपल हैं, राइट? हाँ ना, कुछ कुछ बोलते जाओ, अब वो क्लास वाला काम नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। समझ आया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, आरडीएनए कैसे बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बताओ बेटा। अरे कैसे काम चलेगा भाई, बोलो बेटा कैसे काम चलेगा? बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सबसे पहले बताओ। देखो तीनों लोग बायोटेक का पहले चैप्टर रिवीजन किया है? लास्ट क्लास में मैंने कहा था ना, नहीं करा। किया है? नहीं हाँ सर। नोट्स सर। मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। शरीन किया है? नो सर। देखो बेटा, नेक्स्ट क्लास में बायोटेक का पहला चैप्टर आपको रिवीजन नहीं, बढ़िया से याद करके आना है, ठीक है। वरना तो फिर पूरा पढ़ाने वाला काम हो जाएगा, है ना? काम चलेगा नहीं भाई ऐसे। ठीक है, मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप वो करके लाएंगे, ठीक है। चलो एक एक करके, एक तरफ से क्या क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको कहाँ पे आपको एम्फेसाइज करना है ना। और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट तो मैं लूंगा डिजीज का, है ना, वो तो आपको नेक्स्ट क्लास आने से पहले आ जाएगा, ठीक है, डिजीज वाला, ह्यूमन डिजीज वाला। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, सबसे टॉप में क्वेश्चन, ये 2 मार्कर क्वेश्चंस में आएंगे आपसे, ठीक है, ये 2 मार्कर क्वेश्चंस में आएंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोम ये भी आपको 2 मार्कर्स में, 3 मार्कर में आ सकता है ना। पैलिंड्रोम क्या होता है, टिकेन्स क्या होते हैं, ठीक है। और एक और चीज, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, याद है कि बताया था ना? हाँ जी, इको R1 3, याद आया? 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और वो जो एक डायग्राम था ना, है ना, 4th डायग्राम जो इसका इसका क्या नाम है, प्लाज्मिड का जो डायग्राम, प्लाज्मिड वाला डायग्राम, देखो मैं बताता हूँ बायोटेक में कौन सा प्लाज्मिड वाला डायग्राम था।
ये वाला डायग्राम बिना भाई साहब किसी भी कंफ्यूजन के आपको ये वाला डायग्राम बिल्कुल रटा होना चाहिए ना। PBR क्या 322 जो है ये वाला, ठीक है, देखा था ना, याद है ना? PBR यस सर। 322 क्या होता है? एकदम आंख बंद करके डायग्राम याद कर डालना, बिल्कुल रट लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार शायद नहीं आया लेकिन उसके पहले कई बार ये पूछा गया है। PBR 322 2014 में भी क्वेश्चन आया है PBR 3222 से, है ना? और कई बार आया क्वेश्चन, तो कई बार आ चुका, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये वाला, है ना, प्लाज्मिड PBR 332, है ना, इसका डायग्राम आपको याद करके रखना है। और इंडोन्यूक्लियस तो बहुत बार क्वेश्चन आए, है ना। उसके बाद आपको याद रखना है, हाँ, और IC क्या होता है ना। और साथ में आपको याद रखना है कि ये मार्कर क्या होते हैं, मार्कर्स, है ना, याद रखना है। 6वें नंबर पर रिस्ट्रिक्शन, हाँ, रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मार्कर मैंने आपको बता ही दिया। और मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, ये 5 मार्क में आएगा। क्या एक मेथड पूछा, मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, अगर सभी मेथड पूछे तो भाई साहब 5 मार्क्स में आएगा, और वरना ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। अगर एक मेथड पूछा है, याद है ना, बायोलॉजिस्टिक मेथड, याद है कि नहीं याद है? हाँ जी, बोलते नहीं यार तुम लोग। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है? नोट कर लो, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है? जेनेटिक इंजीनियर कौन है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको, ये प्रोसेस याद रखनी है। और व्हाट इज AGBT, ठीक है, याद रखना है, याद है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन। AGBT क्या है ये आपको याद रखना है, AGBT, और लिख देता हूँ TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड क्या है ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंडो एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। PCR टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, PCR, है ना, ये आपको याद रखना है। और एक वो बायोरिएक्टर क्या होता है ना, बोलते हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, हालांकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है तो चांसेस कम है। बायोरिएक्टर और वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस जो है ना, क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आ तो दोबारा भी सकता है ना। और ये वाला क्वेश्चन बहुत, ये जीन ट्रांसफर वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। AGBT वाला भी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पैलिंड्रोम लिखा मैंने, हाँ पैलिंड्रोम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैलिंड्रोम क्या होता है ना। और PBR वाला वो भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ गया PBR, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट। थर्टीन, टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज 2 मार्कर क्वेश्चन हो गए, है ना। बायोरिएक्टर 3 मार्कर क्वेश्चन होगा। PCR टेक्निक 3 और 5 में दोनों में आ सकता है ना। ये और
फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग दोनों का पार्ट है, ये जेनेटिक्स का भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, तो इसमें आ सकता है। आप ये मत कहिएगा बाद में नहीं पूछा गया सर इसका पार्ट नहीं है ना, तो ये पार्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। और कुछ रह रहा है इम्पोर्टेंट। इतना कर डालो, ठीक है। ये 14 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ अब एक बार देखो एनसीईआरटी में कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा तो बताओ, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कोई कॉन्सेप्ट आप देखो अगर क्लास में, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो इसलिए आप क्वेश्चन भी पूछ पाना आपके लिए मुश्किल काम है। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, 15वां एक क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट आर डीएनए व्हाट इज, ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज आर डीएनए टेक्नोलॉजी, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। ये 15 टॉपिक है, बस यही इंपॉर्टेंट है। इसी में इस पूरी हेडिंग देखो, जहां पे कोई डाउट हो बताओ। और रिवीजन सेशन में भी इंटरेक्टिव है ना, बढ़िया से एकदम पढ़ के आओ, एकदम अच्छे से पढ़ के आओ, ये सोच के आओ कि कुछ पूछना है ना, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, ठीक है। और ये तब आपके अंदर में आएगा जब आप दोनों काम कर चुके होंगे, एक बार रिवीजन बढ़िया से, कम से कम 102 बार रिवीजन क्लास में आने से पहले, और दूसरा काम क्या कर चुके होंगे आप, क्वेश्चन पेपर अपना एग्जाम आइडिया एक बार रिवाइज कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, तभी होगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, नंबर अगर बढ़िया ना। देखो ये सब टॉपिक देखो, श्रेणी, इंसिया, वेद, आर्यन, तीनों लोग देखो भाई। कोई डाउट नहीं क्या बच्चे लोगों? बताओ भाई, कुछ तो बोलो, किसी में कोई डाउट नहीं, सब में डाउट है, सर ये फिफ्थ, बोलो बोलो, सब में डाउट है क्या? सर फिफ्थ वाला, कौन वाला? 6 वाला? फिफ्थ। फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ, अच्छा। ओराइसी एंड मार्कर, देखो ओराइसी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो प्लाज्मिड में एक साइट होती है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखो देखा था प्लाज्मिड का शेप, है ना। देखो ये पीवीआर 332 है, ये देखो इसमें आप देख पा रहे हैं ना, इसमें ओराइसी, ये हो ना ओराई, ओराई, ओराइसी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये पार्ट ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो डीएनए, यहीं से इसका रेप्लिकेशन होगा, और ये डिसाइड करेगा इस प्लाज्मिड की कितनी सारी कॉपी बनेगी। हर 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 इसमें एक प्लाज्मिड में एक जनरली एक मेन ओराइसी होता है, कई सारे हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली प्लाज्मिड में एक ही ओराइसी होता है, और यहीं से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये ओराइसी की खास बात होती है, इसमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये बोथ एंड में हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक जीन में मल्टीपल प्लेसेस पे ओराइसी होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, लेकिन प्लाज्मिड में सिर्फ एक ही जगह मेनली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। कितने क्लोन बनेंगे इसके ये डिसाइड करेगा, और कब डिवीजन होगा, कहाँ से डिवीजन होगा, यहीं से डिवीजन होगा, ये डिसाइड, ठीक है। यस सर। और दूसरा मार्कर, मार्कर ये बताते हैं कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट कौन है? जिनके अंदर हमने एक नया जीन डाला है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, जिनके अंदर नया जीन नहीं गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जनरली जनरली ये क्या होते हैं, जनरली मार्कर किनको लिया जाता है?
जनरली मार्कर लिया जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे एम्पिसिलिन हो गए, टेट्रामाइसिलिन हो गए, ये जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इन्हीं को मार्कर के फॉर्म में जनरली यूज किया जाता है। क्लियर? सर इन्हीं को क्यों यूज किया जाता है? रीजन क्या होता है कि इनकी हेल्प से हम आसानी से पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट है, तो मतलब जिसमें हमने नया जीन डाला है उनमें हमने एम्पिसिलिन रख दिया है, ठीक है, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनमें एम्पिसिलिन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर हमारे क्या है, एम्पिसिलिन है। अब हम एम्पिसिलिन मेडिसिन डाल देंगे एंटीबायोटिक, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे मर जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेंट वाले ले जाएंगे, है ना, बच जाएंगे। तो आसानी से इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। अब क्या किया जाता है कि जो हम अपना नया जीन इंट्रोड्यूस करते हैं उसके साथ में एक फ्लोरिसेंट जीन डाल देते हैं। फ्लोरिसेंट मार्कर जीन क्या करता है कि उनके अंदर एक फ्लोरिसेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जिन जिन के अंदर हमारा एक्सटर्नल डीएनए गया हुआ होता है उन सब के अंदर फ्लोरिसेंट जीन भी होता है। तो जब अल्ट्रावायलेट डाली जाती है तो वो बैक्टीरिया ग्लो करते हैं। इस तरह से नॉन ग्लोइंग बैक्टीरिया वो है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और ग्लोइंग बैक्टीरिया वो है जो ट्रांसफॉर्मेंट है। इस तरह से हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। अब समझ आया? यस सर। ठीक है, और बताओ। ठीक भाई, तो ये वाला टॉपिक, और देखो इसमें से कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा पूछो, एकदम फ्रैंकली पूछो, कोई टेंशन नहीं। देखो तुम लोगों को पूरा पढ़ा दिया है, मन से पढ़ोगे तुम्हारे पास क्वेरी होंगी, क्वेश्चंस होंगे, है ना। और अभी भी कहीं डाउट हो, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। अभी भी कोई डाउट हो, देखो रिवीजन करने का, अपने इंटरेक्ट करने का यही यही एक प्रोसेस, मतलब यही एक मोटो है कि आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाए, कहीं पे कुछ रह न जाए। तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में ये ना लगे कि तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन है। बताओ। सर पीसीआर और बायोरिएक्टर। पीसीआर बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, मान लो एक डीएनए का सैंपल है, हमारे पास कोई डीएनए का सैंपल है ना, बहुत थोड़ा सा सैंपल है, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीसीआर टेक्निक यूज करते हैं। पीसीआर टेक्निक में क्या करते हैं, देखो पीसीआर भी दिखा देता हूँ, बायोटेक वाला फोल्डर का ये रहा। देखो पीसीआर में क्या करते हैं, मान लो हमारे पास ये डीएनए का सैंपल है, 95 डिग्री में गर्म किया, डीएनए को हॉट किया, दोनों स्टैंड अलग हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें टैग पॉलीमरेज मिला दिया। टैग पॉलीमरेज क्या होता है, याद होगा आपको, हम इसको एक बैक्टीरिया से निकालते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस है। थर्मस एक्वेटिकस वो बैक्टीरिया है जो हाई टेम्परेचर में ओसनिक वेंट में सर्वाइव करता है ना। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया 100 डिग्री में भी सर्वाइव कर सकता है, तो उसका डीएनए आसानी से डिग्रेड नहीं होता, इसलिए हम इसके डीएनए को लेते हैं। हाई टेम्परेचर पे डीएनए फंक्शनल होता है। फिर क्या करते हैं, 55 डिग्री टेम्परेचर लाते हैं, इसमें प्राइमर ये सब मिला देते हैं, प्राइमर्स मिला देते हैं, टैग पॉलीमरेज मिला देते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिला देते हैं। अब क्या होगा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ये देखो यहाँ पे 5 to 3 एंड पे 5 to 3 एंड पे डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। टैग पॉलीमरेज दोनों तरफ से डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रैंड बन जाएंगे, नए स्ट्रैंड बन जाएंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को 20 से 40 बार रिपीट करेंगे, और इस प्रोसेस की हेल्प से एक डीएनए से 1 बिलियन डीएनए का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, समझ आया? यस सर। टैग पॉलीमरेज क्या है, थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया डीएनए पॉलीमरेज है। क्या काम करता है, हाई टेम्परेचर में काम कर सकता है। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं कर सकते, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज इस टेम्परेचर पे काम करेंगे नहीं, डिग्रेड हो जाएंगे, इसलिए हमको टैग पॉलीमरेज चाहिए होता है। और बताओ, तो बोलो सर भाई। बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर बेटा देखो, बायोरिएक्टर एक तरह की डिवाइस होती है। जैसे कि आपने क्या किया कि इंसुलिन बनाने वाला कोई बैक्टीरिया बना लिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बना लिया। अब उस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को भाई साहब आप उसमें ग्रो कैसे करोगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक न्यूट्रिटिव मीडियम लेते हैं, उस मीडियम में अपना ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया डाल दिया। इस तरह की मशीन होती है, ऊपर ये मोटर लगा होता है, मोटर में इस तरह का रॉड होता है और इसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। ये मोटर चलती रहती है और इसके अंदर वाले लिक्विड को हिलाती रहती है। ये लिक्विड अंदर क्या भरा हुआ है, ये न्यूट्रिटिव मीडियम है जिसमें हमने बैक्टीरिया डाला हुआ है। ठीक है, हिलाने से क्या फायदा हुआ, दो फायदे। नीचे से आप देखो यहाँ से एक फिल्टर्ड एयर जा रही है,
तो ये एयर को सर्कुलेट करता है प्लस न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करता है, जिससे बैक्टीरिया बहुत तेजी से प्रोलिफरेट करते हैं। बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करके अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, क्या इंसुलिन रिलीज करते हैं या कोई भी बायोकेमिकल प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उस बायोकेमिकल प्रोडक्ट को ये या पहले इसको ठंडा भी करते रहते हैं, है ना, ये इसको कंट्रोल करते हैं। अब इससे क्या करते हैं, इस नीचे वाले टैप से लिक्विड निकाल लेते हैं, उससे हमने इंसुलिन निकाल लिया और बैक्टीरिया अलग कर दिया। इस तरह से हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को निकालने के लिए जिनका यूज करते हैं उनको बायोरिएक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसके बाहर की तरफ एक कूलिंग जैकेट होती है जो इस पूरे लिक्विड को के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। टेम्परेचर रिकॉर्ड करने वाला ये है। एक तरफ से वाटर जाता है शील्ड में, अंदर नहीं बाहर जाता है शील्ड में, और बाहर से निकल जाता है, इसको कूल करने का काम करता है। ये डायग्राम आता है 3 मार्क्स में। पिछली बार आया था, यस ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को पैक करके बाहर बेचने की जो प्रोसेस है ना, बेचने का जो ये टेक्निक है, उसको हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बताओ बेटा, इंसिया, रेनी, आप लोग भी बताओ। एकदम बढ़िया से पढ़ के आओगे तब मजा आएगा, तभी मजा आएगा पढ़ाने का भी। टॉपिक नोट कर लिया सब? यस सर। यस सर ठीक है, यस तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग पढ़ के आओगे पक्का? यस सर। 100% ना? ठीक है, यस सर चलो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आना, फिर मजा आएगी जब आप पूछोगे, है ना। टॉपिक एकदम बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट बायोटेक में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर किया जाएगा, राइट। एक एक हेडिंग में पढ़ता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाओगे, आप बताओगे मुझे, है ना। पहले आप डाउट पूछोगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट होगी, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप डाउट बताओ, आप जो जो डाउट कहोगे मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चलूंगा और इस तरह से हम पूरे रिवीजन करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से बताऊंगा। टॉपिक तो इंपॉर्टेंट मैंने बता ही दिए, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यस सर यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिला जाए, है ना, तो बढ़िया से तैयार करके आना, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू चलो, सर। वेलकम वंस अगेन, विश यू Thank वेरी you, वेरी sir. हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू और ईयर। हैप्पी न्यू यस ईयर सर। आई विश टू गॉड कि आप लोग सब लोग डॉक्टर बन जाओ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई कर लो बढ़िया से, प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज मिले आपको, ठीक है। इससे बड़ी विश क्या हो सकती है ना। डॉक्टर लोग, है ना। तुम लोग कहाँ से हो, कौन कौन से? अरे तुम तो दिल्ली से हो ना? नो सर फरीदाबाद। अच्छा फरीदाबाद से, एनसीआर यार। एनसीआर किधर से हो? सर दिल्ली। दिल्ली से? कहाँ से यस दिल्ली सर। से? कौन से सर पार्ट से? दिल्ली में साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली से, अच्छा गुड। श्रीनी किधर से? नोएडा? ग्रेटर नोएडा। हाँ, नोएडा की ग्रेटर नोएडा? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, अच्छा ठीक है। तो देखो सब लोग एनसीआर से हो, है ना। तो अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए हैं, बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बढ़ गए ना, यस सर बढ़िया। गवर्नमेंट Yes, मेडिकल sir. कॉलेज, है ना। अब ये समझो कि तुम डॉक्टर का छोड़ो, मैं लास्ट ईयर एक रेडियोलॉजिस्ट के पास गया था, ठीक है। और जब मैं रेडियोलॉजी, बिलीव ऑन मी, सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट है वो लेडी, मैं बता दूंगा, मतलब जो श्रीनी, चलो तुम ग्रेटर नोएडा में रहती हो, सेक्टर 50 में रहती हो पीछे, है ना। मुझे डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाओ और ये एक रिपोर्ट निकलवा के लाओ जाओ। मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास गया, भाई साहब वो सिर्फ रेडियोलॉजी वो लेडी करती है, सुबह शाम तक उसने BMW 7 सीरीज रखी हुई थी, एकदम बिलो विदाउट नंबर, सोचो। तो जो रेडियोलॉजिस्ट भी है ना, वो इतना पैसा एनसीआर में कमाते हैं, BMW 7 सीरीज से चलते हैं। 7 सीरीज का मतलब कम से कम 80 लाख की कार होगी, समझ रहे हो ना। तो 80 लाख की कार से आदमी वही चलता होगा जिसकी कम से कम सैलरी 5 लाख 6 लाख रुपए महीने होगी, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, मरे से मरे यार, इससे नीचे वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, ये तो मैं कम बता रहा हूँ, ठीक है। 7 से 10 लाख रुपए अगर उसकी सैलरी है, ठीक, तो तुम रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी समझ रहे हो। और अगर तुमने एमबीबीएस निकाल लिया ना, लाइफ सेट है भाई। और तुम मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, अगले 30 साल तक डॉक्टरों की क्राइसिस रहेगी। मेडिकल कॉलेज बहुत कम है, डॉक्टर बहुत कम निकलते हैं, और अच्छे डॉक्टर तो है ही नहीं, ठीक है। आप खुद में इस चीज को ऑब्जर्व करते होगे, है ना। डॉक्टर बनो, बढ़िया से मेहनत करो, लाइफ सेट हो जाएगी, याद करोगे मुझे, ठीक है। चलो, सो विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है। चलो बाय थैंक यू बाय, सर। वेलकम बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।